अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम शिवम है। वो उनके कई एक क्वेश्चन है, तो उनके पहले क्वेश्चन को हम आपके सामने रख रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि वो बायो से हैं और बायो में अगर कोई इंटर कर रहा है, उसके बाद उसके सामने क्या-क्या पॉसिबिलिटी है, क्या-क्या वो कर सकता है। और एक और क्वेश्चन उसी से सब क्वेश्चन कह सकते हैं कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं उसकी फी क्या होती है, कितना फीस देना पड़ सकता है अगर हम कुछ चूज कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, पहले फीस की बात कर लें तो अगर हम ये कहेंगे कि अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज ही हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया है, तो वहाँ फीस बहुत मिनिमम होती है और आपकी कैपेसिटी के अंदर हो जाती है। हाँ, अब नॉलेज और स्किल की बात करें, किसके पास कितना टाइम है आगे जाने के लिए। कुछ लोग होते हैं बहुत शॉर्ट टर्म में चाहते हैं और उनका क्योंकि शायद बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है कि बहुत दूर तक अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं कैरी कर सकते हैं और उनके पास बहुत पैसा नहीं खर्च करने के लिए होता, वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज खोजते हैं। तो उसमें भी मेरे हिसाब से 2 साल से 3 साढ़े 3 साल तक के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उन बच्चों के लिए, और वो अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं वो कोर्सेज अच्छे रहते हैं। वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज फॉर एग्जांपल हो गया, लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज हो गए। लैब टेक्नीशियन की बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, जो कि डिप्लोमा भी करती हैं और बैचलर्स भी करती हैं। डिप्लोमा लगभग 2 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, और वही बैचलर 3 साढ़े 3 साल का कोर्स होता है। ये लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज हो गए। फिर क्या कहते हैं, ओटी टेक्नीशियन के कोर्सेज हो जाते हैं। फिर उसी लाइन में अगर हम जाएं तो नर्सिंग बहुत अच्छी इमर्जिंग फील्ड है। वो नर्सिंग, क्योंकि हर हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज़रूरत होती है, वो बीएससी नर्सिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर कई बार होता है कि घर में ऐसा बैकग्राउंड है कि बहुत जल्दी पैसा अर्न करना है, तो फार्मेसी भी बहुत अच्छा स्कोप है। वो डी फार्मा करके तुरंत स्टोर्स पे जा सकते हैं, उसके फर्दर ऑन बी फार्मा भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, और ओटी टेक्नीशियन भी अनदर एग्जाम्पल है। जहाँ तक कि फीस की बात करें ना, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस की बात करें तो ये फीस कहीं 15-16 हज़ार सालाना से लेकर के कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स में 30-35 हज़ार रुपए तक जाती है, जो कि मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। और जब मैं बात करता हूँ तो बार बार बच्चों को यही मोटिवेट करता हूँ कि वो अगर किसी जगह जाना चाहते हैं तो पहले कुछ दिन ढंग से तैयारी कर लें और वो गवर्नमेंट सीट्स में ही जाएं, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट का आउटपुट बहुत अच्छा होता है और वहाँ पर आपको वर्किंग कल्चर, वर्किंग एरिया बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। तो जो भी कोर्सेज ऐसे कुछ करें जहाँ पर आपको इस तरह का रिसोर्सेज मिले, तो प्राइवेट कॉलेजेस, ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेजेस हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम लैब टेक्नीशियन की बात कर लें तो शायद गवर्नमेंट कॉलेज में जो सालाना फीस 15-20 हज़ार रुपए होगी, 40 हज़ार तक, वही फीस बढ़ करके लाख रुपए महीने सालाना हो जाती है करीब प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाती है। और काफी हम ज्यादा क्या डिफरेंस। सोचते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, वी वांट तुरंत क्विक, पिताजी पैसा लगाएं और हम तुरंत फील्ड में नहीं डू। अगर बहुत बार कुछ ऐसा बहुत मुश्किलात हो रही है तो उस केस में वी कैन गो, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे हैं, लेकिन फर्स्ट गो में मेरा हमेशा रहेगा कि वो एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले जाएं। तो ये है। फिर वो एक एग्जांपल है, डेंटल हाइजीनिस्ट भी वन सच है जो डेंटिस्ट को मदद करती है। इन सब एरिया में बहुत सारी जॉब वैकेंसीज हैं तुरंत, क्योंकि इतने सारे हॉस्पिटल्स, क्योंकि नर्सिंग की और इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा आउटपुट है, तो ये सब कोर्सेज अवेलेबल हैं हर स्टेट, और कुछ जगह सेंट्रल में सारे के सारे कोर्सेज होते हैं, वहाँ से बच्चे ऑप्ट इन करके कर सकते हैं। अब जब बायोलॉजी की बात करते हैं, मैंने शॉर्ट टर्म कोर्स की पहले बात की, लेकिन जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है और जो जिसके लिए सबके ज़रूरत महसूस होती है, वो डॉक्टर। मतलब बायोइकोनॉमिस्ट डॉक्टर, ऐसा ऐसा एक जनरेशन में चल रहा था, लेकिन आज की जनरेशन मैं भी नहीं फील करता हूँ, ये जनरेशन भी नहीं फील करती है। तो हम डॉक्टर की बात कर लें तो डॉक्टर में जो होता है, जो फर्स्ट प्रेफरेंशियल ऑर्डर में जो आज की जनरेशन फील करती है, वो है एमबीबीएस। यू हैव डेंटल, उसके बाद आयुष में जिसमें आपका आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये सब आते हैं। ये इसमें है। फिर उसके बाद डेंटल है। देन यू हैव वेटनरी साइंसेज, जो कि आपके पेट्स एंड जो आपके जानवर हैं उनको देखने के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत करती है, और सब जगह बहुत ट्रिमेंडस है। अगर मैं मेडिकल लाइन की बात करूं, सबसे पहले तो नीट एग्जाम होता है,
पहले एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था जिसमें एमबीबीएस एंड आयुष एक साथ हुआ करता था, लेकिन विद टाइम हमारे समय तो एक ही एग्जाम हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में फॉर लास्ट 7-8 ईयर्स में क्या हो गया है कि नीट फॉर आयुष अलग होता है, नीट फॉर एमबीबीएस अलग होता है। हाँ, और डॉक्टर हाँ, जो अभी आप शॉर्ट टर्म कोर्स बता रहे थे, हाँ, क्या इसके लिए भी कोई एग्जाम होता है या हर एक कॉलेज अपना इंडिविजुअल कुछ नहीं, क्राइटेरिया रखे सिलेक्शन के? कुछ कॉलेजेस अपने एग्जाम होल्ड कराते हैं, लेकिन कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने अपने एग्जाम करते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो इतनी सारी वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और वो सब जगह आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए मेरे ख्याल से, जो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं वहाँ से करना चाहिए। और वैसे तो आपके पास, हाँ, फॉर एक उन लोगों से थोड़ा ज़्यादा सावधान है। इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज में क्या होता है, आपके आस पड़ोस में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के वो लोग घुमा करते हैं जिनका सिर्फ काम होता है कैचिंग द स्टूडेंट एंड पुटिंग इनटू द कॉलेजेस। वो आते घूमते रहते हैं, आपको सिर्फ टहलाते रहते हैं कि यहाँ से, हाँ कोर्स ठीक है लेकिन उनके कॉलेज का माहौल इतना अच्छा नहीं है, आपको बता करके आपको वहां तक ले जाएंगे और उनका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। तो आप इस चीज से भी सावधान रहिए, क्योंकि शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, इस तरह के लोग भी बहुत मार्केट में हैं जो बताते हैं कि चलो चलो हम इस फलाना कॉलेज में ले जाएंगे, इतनी फीस माफ करा देंगे, ये कर देंगे। नहीं, आप उस वाले गोद से मत जाइए, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल फार्मेसी का अपना अलग एग्जाम होता है, इनका डीएमएलटी इन लोगों का भी अपना अलग अलग एग्जाम होता है। उसे आप टाइमली सर्च करो और वहाँ उस डेडलाइन में एग्जाम दीजिए और चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे होते हैं, अपने ही एग्जाम कराते हैं, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं और वो वहाँ पर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब प्राइवेट कॉलेज खराब है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका पोटेंशियल ही नहीं है। आप पता चला आपने एमएलटी कर लिया और आपने एक बार भी ब्लड भी नहीं निकाला और आपने कोर्स पूरा कर लिया, तो जब आपको पेशेंट पे भेजा जाएगा तो आप कैसे सिरिंज से ब्लड निकालोगे? ये जस्ट एन एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। और उसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेते हो, तो जब आप पता चला इंटर्नशिप हो रही है, वहाँ सुबह शाम तक 100-200 मरीजों को आप ब्लड सैंपल निकाल रहे हो। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर स्किल बेस्ड की बात कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट फीचर है। हाँ, और क्या पूछना चाहें? डॉक्टर साहब, जैसे आपने शॉर्ट टर्म जो भी कोर्स आपने बताया, अगर कोई बच्चा मान लीजिए किसी भी कॉलेज से कर लिया, अगर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें प्राइवेट कॉलेज से करना है, कि उनके पास उतना टाइम नहीं या वो एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि उनका ईयर गैप ना जाए, तो इसलिए उनके पास चूंकि पैसे थे तो उन्होंने पैसे दे करके कहीं से कर लिए हैं कोर्स, बट वो चाहते हैं कि उनको कहीं से अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, इंटर्नशिप मिल जाए। तो क्या जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अगर ऐसे बच्चे जो बाहर से अपना डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, क्या उनको अलाउ किया जाता है कुछ ट्रेनिंग करने के लिए? अगर अलाउ किया जाता है तो उनको किसको अप्रोच करना चाहिए? वो एक्चुअली अलाउ तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, उसके बाद संबंधित डायरेक्टरेट में एप्लीकेशन मूव होती है, कुछ बच्चों को परमिशन भी मिल जाती है। लेकिन जब हमारा यूथ हमारे से कनेक्टेड है तो इतनी जल्दबाजी किस बात की? सही कह रहे हैं। है ना? तो वो, क्योंकि वो भी फॉर एग्जांपल 2000 बच्चे निकल रहे हैं, उनमें से 20-25 बच्चों को ये मौका मिल जाता है, मिलता है, ऐसा नहीं है। हुँ, लेकिन वो तभी होता है, फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज की 50 सीटें हैं और हुँ, उनके यहाँ बच्चे फाइनल ईयर पहुंचते-पहुंचते 45 बच्चे पहुंचे, वो 5 की वैकेंसी कहलाती है। और हुँ, नई वैकेंसी होगी तो वो किसी और को नहीं कराएंगे, यानी कि वो 50 बच्चों को ही इंटर्नशिप कराएंगे। हाँ, तो हाँ, अगर वहाँ ओके। पर स्कोप, रिसोर्स क्रिएट होगा तो ही हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग से प्राइवेट कॉलेज में जाकर के वो कर लें, कुछ पैसा दे दें, ऐसा हो जाए, वैसा नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल सीट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तब तक नहीं होगा। ओके। अच्छा, हम चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप मेडिकल स्टडी जो जिसमें स्पेशली आप बात कर रहे थे डॉक्टर बनने के लिए, हुँ, हुँ। कई एक फील्ड है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा आप और डिटेल में बताइए, ताकि अगर कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है या मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको अगर वो एग्ज़ाम लिखना चाह रहा है, अभी एग्ज़ाम के फेज़ पे है, तो आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, फ़ोकस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। पीसीबी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे नीट एग्ज़ाम, चाहे वो तो आप आयुष दे रहे हो या नीट एमबीबीएस दे रहे हो या वेटरनरी साइंसेज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये पीसीबी बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ़ोकस एरिया आफ्टर 12th से ही शुरू, 10th के बाद से ही शुरू हो जाना चाहिए। यानी बच्चे को जो भी पढ़ रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, इस चीज़ का वो ध्यान रखें।
चैप्टर पढ़ रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि उसी समय से वो चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ सॉल्व करने लगे और एमसीक्यूज़ के टच में वो रहे, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। और जब वो 2 साल वो ढंग से उन्हीं एमसीक्यूज़ और उन चीज़ से इक्विप्ड हो जाता है, तो जब उसको एग्ज़ाम देना होता है, तो उसके दिमाग में फ्रेशन अप होता है और उसके सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कहीं भी देखा गया है, हम लोग समय से देखते हैं और अब भी यही होता है कि जो फ्रेशी स्टूडेंट्स होता है, वो मैक्सिमम निकलता है। यानी कि जिसने तुरंत पास किया होता है, उसके सबसे ज़्यादा फ़ेवरेबल चांसेस होते हैं, अगर उसने ऑनेस्टली 2 साल मेहनत की हुई होती है। तो भई आप जो भी कुछ करना चाहते हो, वो 2 साल आप आपको थोड़ा-सा मीडिया से अलग होना पड़ेगा, थोड़ी-सी दोस्ती कम करनी होगी, थोड़ी अपनी चॉइसेस कम करनी होगी और एटलीस्ट आपको 4 टू 6 आवर्स ऑफ डेली मेहनत करनी होगी, और कम से जिसमें 1 से 2 घंटा आपके जो रेगुलर स्कूल टाइम का चल रहा है, उसके अलावा जैसे एमसीक्यूज़ सॉल्व करना, इस तरह की चीज़ें आप रेगुलरली करते रहोगे, तो आपके लिए चांसेस बेटर हो जाएँगे। क्योंकि अब क्या हो गया है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब कट ऑफ परसेंटेज फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब इट इज़ लाइक 80%, 85%, कई बार बहुत ज़्यादा चला जाता है, और वो सिंपल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो वो कट ऑफ लिमिट भी हमें टारगेट करना होगा। तो आपको जब आज पहले से इक्विप नहीं होगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। अच्छा। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि कैसे बच्चों के मालूम चले कि मतलब आजकल कई बार होता है एग्ज़ाम टाइम के साथ कुछ एक एरिया को ज़्यादा फ़ोकस करने लगता है, कुछ ऐसे एरिया होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, ज़्यादा फ़ोकस करता है और कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ से कम क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ट्रेंड होता है, जो चेंज होता है, इसको कैसे वो फ़ॉलो करें? उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि लास्ट प्रीवियस के क्वेश्चंस पेपर्स उठाओगे आप, तो आपको हर एग्जाम, पहले तो अलग-अलग एग्जाम हुआ करते थे, बड़ा प्रॉब्लमैटिक हमारे समय होता था, सीबीएसई अलग, सीपीएमटी अलग, एम्स अलग, बीएचयू अलग, सबके अलग-अलग पैटर्न, हर आदमी अपना अलग पैटर्न दे रहा है, लेकिन अभी तो एक नीट एग्जाम हो गया है ना, तो वो नीट एग्जाम का पैटर्न जो है, वो पैटर्न तो आप अगर पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन उठा लोगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, और एरिया ऑफ चॉइस भी वहीं से पता चल जाएगा। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप शुरू से पढ़ रहे हो, हर चैप्टर पढ़ रहे हो, तो ढंग से चैप्टर पढ़ते चलो। जिस समय आपको एग्ज़ाम देना है, आपके पास लगभग समय होता है फाइनल ईयर में, तो वो 1-2 महीने का जो समय होता है, जो क्रूशियल समय होता है, उस समय आप डिसाइड करो कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ज़्यादा चॉइस देना है। डे 1 से नहीं चॉइस करना है, पता चला आप अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, उसमें पता चला कि वो कम क्वेश्चन आते, तो मुझे वो चैप्टर ही नहीं पढ़ना ढंग से उसके हाँ, हाँ, लिए। ओके। ये नहीं होना चाहिए दिमाग में। पहले से सब कुछ ढंग पढ़ना चाहिए, लेकिन जिस समय एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तब तक के आपको 12th के मिडवे तक आप कम से कम जितने भी जो नीट के पिछले 5-7 साल के पेपर सॉल्व कर लिए होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर बताना उचित नहीं होगा कि ये इस पोर्शन से पढ़ लीजिए, उतना पोर्शन से पढ़ लीजिए, दैट इज़ नॉट करेक्ट। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा अगर आप 5-7 ईयर्स से क्वेश्चन पेपर उठाते हो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ आ जाती है। और एक चीज़ और, ये सारे सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट हो गए हैं। कभी पे हुआ करता था कि परसेंटेज ऑफ कम मार्क्स में हो जाते थे, लेकिन अब बिल्कुल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने लगा है। तो हमारे लिए ऐसा नहीं कि हम बायोलॉजी को इम्पोर्टेंट कर लें और फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स को एक तरफ कर दें, तो अभी काम नहीं बनता है। क्योंकि 50% इज बायोलॉजी एंड 25% केमिस्ट्री, 25% फिजिक्स, यानी एक तरफ फिजिक्स केमिस्ट्री इज 50% और एक तरफ 50% इज बायोलॉजी। तो फोकस हमें सब जगह करना है। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री जो इंजीनियरिंग में आती है और जो आपके यहाँ पर मेडिकल में आती है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब वो उतना चर्निंग नहीं होता है जो आईआईटी में आती है। तो भाई हमें ये तो समझना होगा कि आईआईटी के क्वेश्चन लगा करके हम यहाँ पे हमें ये नहीं करना है, हमें जो हमारे हमारे लेवल के और जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, हमें उसी लेवल करना है। मतलब जो सब्जेक्ट और जो एग्जाम डिमांड कर रहा है, हमें वो तैयार करना है और उसी तरह आगे बढ़ना है। यस, कई बार इसी साथ डॉक्टर साहब, इसी को हम कह सकते हैं कि स्मार्ट स्टडी, क्योंकि कई बार होता है कि हम चाहते हैं जब हम पढ़ने लगते हैं, हमें कुछ अच्छा लगने लगता है, तो हम ज़्यादा टाइम उस पे देने लगते हैं और दूसरे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट या टॉपिक होते हैं वो छूट जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली फोकस करना है
और साथ ही साथ जो हमारा क्वेश्चन पेपर है जो हमें गाइड करेगा कि किस तरह से एग्जाम का पैटर्न आगे बढ़ रहा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उससे गाइडेंस ले सकते हैं और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या कोई मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इंटर के बाद कुछ मिनिमम मार्क्स होने चाहिए तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए मिनिमम मार्क्स तो खैर 50% सब जगह है कि मिनिमम, हालांकि आज का सब जगह एंट्रेंस एग्जाम होने लगे, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम का भी अपना मिनिमम क्वालिफाइंग 50% मार्क्स तो होता ही, उतना तो होना ही चाहिए आपके पास। अच्छा। और उसके बाद फिर मार्क्स की पहले कभी हुआ करता था कुछ कॉलेजेस में कितने परसेंटेज आ जाएंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। इवन अब तो आज की डेट में जैसे फॉर एग्जांपल डीयू अपना ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के समय परसेंटेज ऑफ मार्क्स से कर लेता था, पिछले 2-3 ईयर से वो भी वहाँ भी खत्म हो गया है। तो वहाँ भी अब एग्जाम होने लगे हैं, लेकिन वो जो बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया 50% तो इंटर में चाहिए ही होगा अगर आपको मेडिकल लाइन में इस तरफ आगे जाना है। फॉर मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ या अपने आयुष की तरफ बात कर रहा हूँ, डेंटल की तरफ बात कर रहा हूँ, वेटनरी की तरफ बात कर रहा हूँ, इधर जाने के लिए आपको वो मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया चाहिए ही चाहिए होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं इनके जो कि हमने जितनी अभी आपने जो एक्सप्लेन किया है उसका आंसर इसी में इनको मिल चुका है। अब इनका अगला क्वेश्चन है कि बायो से अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइक बाय डूइंग व्हिच कोर्स ऑफ बायो वी कैन वर्क इन अनदर कंट्री। या अगला क्वेश्चन एक अभिलाषा जी का है, वो पूछ रही हैं कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी अगर वो कर रही हैं तो उसके बाद बाहर से मतलब अब्रॉड में जाके जॉब मिलने के चांसेस क्या हैं, या बायो में क्या पढ़ना चाहिए कि उनको बाहर जाके जॉब मिल जाए? देखिए बाहर जाने की जहाँ तक बात है तो बाहर की यूनिवर्सिटी जाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं, वो अपना अलग-अलग यूनिवर्सिटीज होल्ड करती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगा, कुछ बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपने स्कॉलरशिप एग्जाम्स भी होल्ड करती हैं। तो उनका आपको क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल सिंगापुर यूनिवर्सिटी करती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करती है, दैट इज़ रियली टफ। लेकिन अगर आपको लगता है कि उनका क्राइटेरिया आप मीट कर सकते हो तो उनके एग्जाम्स होते हैं। और आप जिस समय 12th कर रहे होते हो उसी समय करीब उनका पीक टाइम होता है एग्जाम होने का, और उनके अपने अलग पैटर्न्स हैं, तो आपको उनके पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ेगा और हो जाएगा। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के भी इश्यूज नहीं है, वहाँ पर एग्जाम होते हैं, लेकिन उनके अपने फॉरेन एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होना चाहिए जहाँ से आपने अपना अंडर ग्रेजुएट मतलब अपना 12th कर रखा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि इंटर के बाद बहुत अच्छी बात है अगर आपका कोई आदमी बाहर जानकार है, लेकिन इंटर के बाद इट इज़ अ लिटिल फ्रेजाइल एज। मैं ये कहूँगा कि किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छे जगह से पहले आप एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लो, और उसके बाद फिर पोस्ट के लिए आप जैसे-जैसे आप बढ़ते जाओगे, अपनी-अपनी नॉलेज एनहांस करते जाओगे, और उनके बाहर फॉरेन एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको आप क्लियर कर लोगे और आपका वहाँ हो जाएगा। इसी सिलसिले में एक और क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि आफ्टर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बाहर जाने के क्या चांसेस हैं? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब यही है कि भाई माइक्रोबायोलॉजी वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैसे प्रोडक्शन लेवल पे बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो, मास प्रोडक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल विटामिन हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, ये सब चीज़ों पर प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा कैसे हो जाएगा। तो मैनेजर्स हो गए, स्किल्ड लोग हो गए जो उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं जो कि शायद फॉरेन में बहुत सारे हैं जिनको आप कर सकते हो, लेकिन उसका सफ़र बीएससी से नहीं शुरू होता है, उसको कम से कम आपको पीएचडी और उस फर्दर ऑन जो बाहर एग्जाम्स होते हैं उनको आपको करना पड़ेगा। तो आपको उस चैनल में जाना पड़ेगा, आपको बीएससी से ही खाली काम नहीं बनेगा। कम से कम फॉर माई इन्फॉर्मेशन, मेरे हिसाब से आपको कम से कम उस लाइन में पीएचडी तो होना ही पड़ेगा, और पीएचडी के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो और फिर आप जा सकते हो। और डॉक्टर ऐसा साहब, ही नहीं है कि ये सफ़र खाली फॉरेन में ही खत्म होता है, इंडिया में भी अच्छा स्किल डेवलप करो और अच्छे से करो। इंडिया में क्यों नहीं, व्हाई यू हैव चॉइसेस इन इंडिया आल्सो। डॉक्टर साहब, अगर हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अगर हम बात करें, तो चूंकि हमने मास्टर करने के बाद हम बाहर से आके पीएचडी किया, पोस्ट डॉक किया, अभी एज एज ए हेड ऑफ द लैब काम कर रहे हैं।
तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है इंडिया से या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद अगर आपने एक्सपीरियंस गेन किया, सपोज आफ्टर ग्रेजुएशन आपने साल भर 2 साल आप किसी कंपनी में या किसी लैब में जाके अगर आपने काम करके एक्सपीरियंस किया है गेन, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप बाहर आना चाहते हो, इवन तो आप डायरेक्टली अगर कंपनी में आना चाहते हो, तो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको जॉब मिल सकती है। इवन तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, तो भी। तो हमने जितना रियलाइज़ किया है इस 8 साल के ड्यूरेशन में बाहर रह करके, एक्सपीरियंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपने एजुकेशन कर लिया है, आपका कितना परसेंटेज है, शायद वो उतना नहीं मैटर करता है, बट आफ्टर डिग्री क्या आपने कोई एक्सपीरियंस गेन किया है? वर्किंग हैंड्स आपके पास है या नहीं है? तो एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से करके, वैसे भी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कोई ऐसे मतलब स्ट्रीम अगर हम बोले तो ऐसा कुछ है नहीं मास्टर तक, क्योंकि मास्टर में अगर आप इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हो तो आपको कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी मास्टर में लेना पड़ेगा या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना पड़ेगा। वहां पे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट है, तो पूरी तरह से प्योर स्ट्रीम माइक्रोबायोलॉजी नहीं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही जाके मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अगर इसमें आगे बढ़ना है तो आप ग्रेजुएशन जो भी आपको करना है करिए, बट एक्सपीरियंस गेन करिए। जो भी अगर बाहर आना चाहते हैं, हम तो यही सजेस्ट करेंगे, आप वहां पे पहले एक्सपीरियंस गेन करिए, फिर बाहर के बारे में सोचिए। नो डाउट आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे मैं एक चीज बार बार यही चीज बोल रहा हूँ कि हर बार ये बोल रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है स्किल। और हम्म, बाहर जब जाते हैं तो सबसे पहले आपकी स्किल टेस्ट होती है ना। आपने यस, कितना याद कर लिया व्हाट इज सेल नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप सेल पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो यस, तो इम्पोर्टेंट क्या चीज है, आपकी स्किल कितनी है। तो मैं यही कहूंगा अपनी स्किल खूब डेवलप करो, ट्राई करो बाहर के लिए। और माइक्रोबायोलॉजी तो ऐसा है क्योंकि एमबीबीएस भी माइक्रोबायोलॉजी होता है वहाँ पर। तो यू ऑल वहाँ पर मेडिकल लाइन से भी एमबीबीएस के बाद माइक्रोबायोलॉजी अपना एक अलग स्ट्रीम है, वो आप कर सकते हो। उसके साथ में एक और ऑप्शन है, आप एमबीए वगैरह भी उसके साथ फर्दर ऑन ऐड ऑन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्शन मैनेजर्स इस तरह की चीज़ों के आपको मिल जाएंगे। तो चॉइसेस जो कि एक डायरेक्ट माइक्रोबायोलॉजी से ऊपर सुपरविजन लेवल पर अगर आप किसी अच्छे जगह से एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट टाइप्स में कर लेते हो और उसका एफिलिएशन फर्दर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में है, तो आप वहाँ जा सकते हो। और यहाँ पर कुछ और भी कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बात करें, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस भी एक नया सा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर के कुछ कोर्सेज हैं जो इंडिया की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ कराते हैं, कहीं से भी करने के लिए नहीं बोलूँगा, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ करते हैं वहाँ पर भी ये कोर्सेज ऑफर होते हैं और वो कोर्सेज अच्छे होते हैं। और दूसरा, जब आप अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो तो आपको दूसरी लाइन अपने आप देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल श्याम जी ही बता रहे थे, जब ये शायद इन्होंने अपने करियर में देखा होगा, जब ये अच्छी यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ से उनको दिशा अपने आप से और अच्छी मिलती जाती है। इज इट करेक्ट? यस, यस, दैट्स ट्रू। और यहाँ पे एक बात और हम शेयर करना चाहेंगे अपने ऑडियंस के साथ में, कि जहाँ तक अगर हम बात करें गाइडेंस की, गाइडेंस की कितनी इम्पोर्टेंट है, या फिर हम लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं अपना एक मोटो लेकर के कि हम बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, रिसोर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछने का अवसर प्रदान करना चाहते हैं। तो आज हम एक ट्रू स्टोरी आपसे शेयर कर रहे हैं बहुत संक्षिप्त में, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो डॉक्टर रत्नेश जी, हम इंटर करने के बाद ग्रेटर नोएडा में जॉब कर रहे थे, और इसमें हम अपने रिलेटिव, हमारी जो कजिन सिस्टर हैं शारदा, उन्होंने हमें फोन किया कि बोला कि श्याम तुम खेती में क्या कर रहे हो, तुम आ जाओ मेरे पास, तुम्हें रहने और खाने का मैं फ्री में यहाँ पे तुम्हारी व्यवस्था कराती हूँ अपने पास में, तुम आ जाओ, तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है पढ़ो, जॉब करना करो, बट गांव से निकलो, थोड़ा कुछ आगे बढ़ो और करो। और दीदी के कहने पे मैं वहां से ग्रेटर नोएडा आया और डॉक्टर दिनेश भैया से मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे इंटर से लेकर के गाइड किया, और इस तरह से गाइड किया कि आज तक मैं इंटर के बाद अभी पीएचडी करके एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे काम कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ मेरे पास चूंकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो था नहीं, मुझे खुद ही निकालने थे, तो मैंने कभी ट्यूशन पढ़ाया,
बाद में भैया के सजेशन पे हमने कुछ एग्जाम लिखे और उसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि आज तक हमारे पास 6 स्कॉलरशिप हम आज तक पा चुके हैं, जो कि इंडिया से मैक्सिमम 4 से 5 स्कॉलरशिप इंडिया से है और बाहर से पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप, और भी कई एक यहाँ पे स्कॉलरशिप मिली है। तो इस तरह से कैसे बिना पैसे होते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आपको एक सही गाइड मिल जाए। तो इसके लिए हम डॉक्टर रत्नेश भैया को बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने हमें इस तरह से गाइड किया कि एक लोअर लेवल से आज इतने हाई पोजीशन पे पहुँचा दिए हैं। नहीं, नहीं, सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, इनके अंदर पैशन था। वही बार-बार वो चीज़ बोल रहा हूँ, डूइंग पैशन जो मतलब श्याम जी इज़ अ लिविंग एग्ज़ाम्पल कि जिनके पास पैशनेट थे कि इनको मतलब इनको चाहत थी कि हम उस दिशा में बहुत आगे जाएँगे। तो अगर आपके पास पैशन होते हैं ना, तो आपको फिर स्किल मिलता जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पैशन है और इधर-उधर के जो आजकल का मीडिया बैकग्राउंड बार-बार मैं बोल रहा हूँ, उस चीज़ से डेविएट मत होइए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। और एक और हम बात अपने ऑडियंस से कहना चाहेंगे कि साथ ही साथ आज जो आपको ये प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, एम्बिशियस यूथ, कहीं न कहीं इसकी शुरुआत भी डॉक्टर रत्नेश भैया से ही हुई है। जब हमने पीएचडी कंप्लीट कर ली, तो हमने इनसे एक बात पूछा था कि आपने हमें तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया, हमने एक ग्राउंड लेवल से आज इतने हाई पोजीशन पे पहुँच गए हैं। आप क्या हमें सजेशन देना चाहते हैं या आप क्या हमें ऐसा कुछ कहना चाहते हैं, जिससे कि मतलब कुछ हमें सीखने को मिले, या कुछ आप कुछ भी हमें कहना चाहते हैं, आप बताइए प्लीज़। तो इन्होंने हमें सजेशन के रूप में दिया था कि श्याम, जिस तरह से तुम आगे बढ़ के इस तरह से आगे बढ़ चुके हो, हम यही चाहेंगे कि तुम भी कुछ बच्चों को सपोर्ट करो, उनको आगे लाने में मदद करो। हो सके तो उनको प्रॉपर गाइडेंस दो। तो आज जो भैया ने काफ़ी साल पहले इस चीज़ को बोला था, आज कहीं न कहीं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो भी हमारे यूथ हैं जो इसको सुन रहे हैं, हम आपकी तरफ से और अपनी तरफ से भी जो डॉक्टर रत्नेश भैया की सोच थी, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार कि आपने जिस तरह से हमें गाइड किया और साथ ही साथ इस नए इनिशिएटिव की तरफ जो हमें आइडिया दिया, जो कि बहुत ही यूनिक है, काफ़ी लोग इसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इनिशिएटिव तो आपका ही है। खैर हुँ, इतना क्रेडिट देने के लिए थैंक यू। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलूँगा क्योंकि जैसे कोविड पोस्ट कोविड सिनेरियो आया तो वो एक साइकोलॉजिस्ट की तरफ बहुत सारे लोगों का रुझान होने लगा क्योंकि इस कोविड ने हमें मेंटली बहुत परेशान किया है। तो एक और स्ट्रीम है क्लिनिकल साइकोलॉजी जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट भी बनते हैं और साइकोलॉजी तो वो बहुत अच्छी स्ट्रीम है। तो वो बीएससी साइकोलॉजी शुरू होती है बेसिक कोर्स में, बाद में क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है, पीएचडी भी होती है। उसके बाद आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार चीज़ें हमारे इमोशनल ट्रॉमा होती है जहाँ पर मेडिसिन का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ बिलीफ सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर रोल आता है काउंसलर्स का। मेडिटेशन एंड काउंसलर्स टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आप मेडिटेशन करो, या मेडिटेशन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा चीज आप काउंसलर्स के बारे में बात करो। बहुत तरह के काउंसलर्स होते हैं। मैं चाहता हूँ कि टॉप ग्रेड काउंसलर्स होना चाहिए। तो आप किसी अच्छे जगह से आप बीएससी साइकोलॉजी कर सकते हो। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जा करके फिर आप फर्दर ऑन कर सकते हो जिसमें बहुत अच्छा स्कोप है। और वहाँ पर आप किसी साइकेट्रिस्ट के साथ भी बैठ सकते हो, इंडिविजुअल काउंसलिंग भी कर सकते हो। जब आपका स्किल अच्छा होगा तो आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत नहीं है। एंड दीज काउंसलर बिलीव मी बहुत ही हाईली पेड होते हैं। आजकल तो स्कूल्स में काउंसलर्स रखने जाने लगे हैं। बड़े-बड़े स्कूल काउंसलर्स रखते हैं कि बच्चों का जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, कुछ नहीं है। तो ऐसे बिहेवियर चेंज ऐसे बहुत सारे नई स्ट्रीम आती जा रही हैं। तो वो काउंसलिंग कर सकते हैं और ये ऐसा डाइवर्स फील्ड है जो कि अब बहुत बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ लोग जिनका इंटरेस्ट एरिया है कि उनको लगता है कि इस तरफ काम कर सकते हैं तो वो इधर भी जा सकते हैं। टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं कोलकाता में, बीएचयू में ये सब जगह पर हैं और बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं जो यहाँ पर है। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक क्वेश्चन है जिसका हमें लगता है पहले से ही आंसर जा चुका है, बट फिर भी हम आपके सामने रखते हैं। एक स्टूडेंट्स हैं रजनीश, वो पूछ रहे हैं कि 12वीं का एग्ज़ाम उनको लगता है कि उनका एग्ज़ाम काफ़ी खराब हुआ है। फिर भी वो चाहते हैं कि
क्या कुछ ऐसा टेक्निकल कोर्स है जिसको किया जा सकता है और करने के बाद उनको जॉब मिल जाए एक बेहतर पैसे के साथ में, मतलब पेमेंट भी जो उनको जॉब के साथ में मिले एक बेहतर हो, ताकि उनको अच्छी मतलब लाइफ जीने का मौका मिल सके? क्या कुछ ऐसे कोर्स हैं? पहले इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम्म, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अच्छे कोर्स के लिए 50% इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर हम्म, आपका खराब 60% से ऊपर होता तो कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से एग्जाम आगे की तैयारी करो, पीछे लुक देखने की कोई जरूरत नहीं है। जिस भी स्ट्रीम में जिस भी तरफ जाना चाहते हो, ये नहीं करो कि हमको ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, नहीं है, एक साथ कुछ भी नहीं होगा। हम्म, अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आपको साइकोलॉजी में जाना है, अगर आपको डॉक्टर जाना है तो नीट में जाना है, और अगर आपको टेक्निकल कोर्सेज में जाना है तो उधर की तैयारी करना है। सब एक साथ एक दिन में नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम्म, चीज है। तो आपको वो चैनल आपको सोचना और समझना पड़ेगा। दूसरा चीज, हम्म, अगर आपके बहुत ही बुरी अवस्था में आपके 50% मार्क्स से कम आ गए, प्लीज डू राइट पेपर अगेन, दोबारा से पेपर लिखिए, अगले बार पूरी मेहनत के साथ लिखिए, इतनी मेहनत के साथ लिखिए कि वो उसमें अच्छे नंबर भी आए, और साथ में जो भी चीज की आप फर्दर ऑन करना चाहते हैं उसके साथ में तैयारी करते रहिए और वो करते रहिए। फेलियर से ही आदमी सीखता है। अगर आपको इतना कम हो गया है तो प्लीज डू राइट द पेपर अगेन। लेकिन अगर आपका खराब का मतलब 60% के आसपास है, तो बहुत सारे लोगों का खराब का मतलब 75% ही होता है। वो खराब का डिपेंड मतलब क्या करता है मुझे नहीं है। मालूम। अगर आपका हम्म, खराब का मतलब 50% से कम है तो दोबारा लिखिए, और अगर उसका मतलब 60% भी है और 60% भी अगर आता तो सोचने की जरूरत नहीं है, आगे तैयारी करिए और आगे एग्जाम दीजिए। लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करिए, प्लीज डोंट मेक कॉम्प्रोमाइजेज। और मैं पूरा बिलीव इस चीज से बिलीवर हूँ, अगर आप ढंग से मेहनत करोगे, बार बार मीडिया बोलता हूँ, मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, तो यू विल बी एबल टू मेक इट। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगला क्वेश्चन है, जो कि पहले ही उनका एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ चुके हैं, अभिलाषा इनका नाम है स्टूडेंट का। उनका कहना है कि माइक्रोबायोलॉजी से गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है? अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी से करता है अपनी स्टडी तो क्या स्कोप है? माइक्रोबायोलॉजी से कुछ कुछ पोस्ट आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में। एक तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट की इटसेल्फ पोस्ट आती है, फिर अगर आपने एमबीए स्पेशलाइजेशन वगैरह कर लिया है तो फिर आजकल कुछ एनआरएचएम के अंडर कुछ ऐसी पोस्ट्स हैं जो कि इसको इम्पोर्टेंस देती हैं। हम्म, कुछ कुछ जगह हैं पर, लेकिन अभी गवर्नमेंट एरिया में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है जितना और एरिया में। लेकिन फिर मैं बार बार बात करूंगा कि स्किल के लिए वो गवर्नमेंट लगना ज़रूरी है क्या? इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? भाई, जो चीज़ मुझे सेटिस्फैक्शन देता है, मैं उससे अच्छा पैसा अर्न कर सकता हूँ, मैं अपनी अच्छी लाइवलीहुड जा सकता हूँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि गवर्नमेंट में गए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। अच्छे इंस्टीट्यूट्स, चूंकि मैं इंस्टीट्यूट से मैं गवर्नमेंट बार बार इसलिए जोड़ा था क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जितने हैं वहाँ पर फीस बहुत कम है, और क्या कहते हैं, वहाँ का एकेडमिक बैकग्राउंड जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं अनडाउटेबली बहुत बेहतर है। और मैंने एक चीज़ और, जब मैं अपना एग्ज़ाम नीट का मतलब हमारे साथ सीपीएमटी हुआ करता था, सीपीएमटी जब मैंने क्लियर किया था तो मेरे पास भी ऑप्शन था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस करने का। लेकिन वहाँ पोडियम पर एक आदमी बैठे थे, उन्होंने बोला अगर आप कार नहीं चला सकते हो, कार में पेट्रोल भराने की क्षमता नहीं रखते हो, तो प्लीज डू नॉट सिट ऑन द कार, इससे बेटर है कि स्कूटर ड्राइव करो। तो मेरे को उसमें मोटी सी बात समझ में आ गई कि अगर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आज की डेट में भी बुरी से बुरी अवस्था में पूरे कोर्स में 50 से 55 लाख की फीस ही फीस लगती है, ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख एन ईयर, और उसके बाद रहना खाना खर्चा अलग, उनके अपने अलग ताम झाम हर प्राइवेट कॉलेज के लोग होते हैं जो हिडन हिडन बोलते हैं। अगर आप हिडन फी है। इक्विप हो, अगर आप इतना खर्च कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो डोंट गो फॉर इट, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक प्राइवेट कॉलेज से ही किया जाए तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज से करके अच्छा कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू। आगे के कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। हाँ, अ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है अरविंद जी का, वो पूछ रहे हैं, ऐसा स्टूडेंट है जो कि
हमने देखा है कि आजकल कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो कि बायोलॉजी और मैथ दोनों सब्जेक्ट लेने की फ्रीडम देते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट लेकर के आया है, मैथ और बायोलॉजी इंटर में, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि उनके पास मैथ बैकग्राउंड भी है, तो उनके लिए बेहतर कोर्स क्या हो सकता है? वही सारी लाइन ओपन है। कुछ है, जैसे आईआईटी में कुछ कोर्सेज हैं जहाँ पर बायोलॉजिकल से इंडिपेंडेंस देते हैं, लेकिन फिर भी इतना कोई बहुत मैटर नहीं करता है। वही लाइनें खुली हुई हैं जो बायोलॉजी वालों की हैं, उन्हीं की तरह है। ऐसा कोई बहुत शार्पन नहीं है। कुछ दो चार कोर्सेज हैं, एग्जैक्टली मेरे से माइंड में नहीं आ रहे हैं, लेकिन देयर दो चार कुछ कोर्सेज हैं जो आईआईटी के अंदर हैं, लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज वो खाली पीसीबी में भी करा लेती हैं। तो ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है। बस आपको चॉइस करना है कि अब आपने दोनों कर लिया है। हाँ, कुछ बिरले बच्चे होते हैं, मैं उन जीनियस को छोड़ता हूँ, शायद 1-2% वो जीनियस होते हैं कि वो आईआईटी भी एक साथ क्रैक करते हैं और साथ में नीट भी एक साथ क्रैक करते हैं। लेकिन ऐसे सिर्फ 1 से 2% बच्चे होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया आप उस आग में एक साथ कूदो, आप एक तरफ हो जाओ। आपको अगर इंजीनियरिंग जाना है तो प्लीज गो फॉर इंजीनियरिंग, क्योंकि आपके दिमाग का आपने दोनों निकाल लिया, वो बड़ी बात नहीं है। आपका मन क्या कहता है और आप किस तरह ज्यादा अच्छा कर सकते हो, वो आप ही डिसाइड करोगे। तो प्लीज गो ऑन दैट साइड। अगर आपने दोनों किया हुआ है, अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स के बेटर मास्टर हो, तो मैथ्स की तरफ वाली ब्रांचेस पकड़ो, और अगर आपको लगता है कि आप बायो की तरफ के अच्छे मास्टर हो, आप बायो की तरफ जाओ। दोनों चीज एक पकड़ और के रखो। थैंक यू सर। और एक और क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लिए कौन से एग्जाम होते हैं? तो अगर इसमें, हाँ सर, हाँ आप बताइए। हाँ, वो एग्जाम की बात बात करें तो एग्जाम तो हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल होता है। फिर भी मैं बोलूँ, जैसे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद पूरा कराती है। उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट के कोर्स में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम होता है। फिर अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना एग्ज़ाम कराती हैं, सबका टाइम लाइन है। अगर आपको दिल्ली एरिया में आया तो दिल्ली के कॉमन एंट्रेंस ब्यूरो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन एग्ज़ाम होने लगा, जो पहले नहीं हुआ करता था। अब ये सब कॉमन एग्ज़ाम होने लगे हैं। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कॉमन एग्ज़ाम क्लियर कर लो, ऑल इंडिया ओपन है आप। नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कर लीजिए, तो वहाँ पे आप उनकी बस, प्रोवाइडेड कि आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। थैंक यू सर। सर, जितने भी हमारे क्वेश्चन थे हमने आपके सामने रखा है। आपने बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को आपने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो हमें पूरा विश्वास है इससे हमारे ऑडियंस को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हम चाहते हैं कि अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं यूथ के लिए या हमारे लिए फिर से, तो आप प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम या हमारे यूथ आगे बढ़ सकें। आपका तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप तो अच्छा कर रहे हो, उसके लिए क्या फर्दर ऑन सजेशंस है, अच्छा है। यूथ के लिए बस एक ही मैसेज है, हमने एक बार चॉइस कर लिया कि हमें क्या करना है, तो उस पर डटे रहना है, क्योंकि पैशन इज द की। हर समय पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और होप, कठिन समय कई बार आ सकता है, बट लेकिन उस समय आपको हार नहीं माननी है। एक एग्जाम्पल है, मेरा भाई इस समय ही इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। उसके समय एक फेज आया था, सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट कैसा होता है। उसके ऑलमोस्ट 87% मार्क्स थे, 86% मार्क्स थे, उसको एमबीबीएस नहीं मिल रहा था उस बार, और उसकी बहुत मेहनत हो चुकी थी, वो टाइम लाइन था, लेकिन उसके दिमाग में था कि उसको सिर्फ एमबीबीएस जाना। ही वेंट फॉर अनदर अटेम्प्ट, एंड नेक्स्ट टाइम उसको सारे टॉप कॉलेजेस मिल गए, एंड ही डिड एमबीबीएस फ्रॉम केजीएमयू। तो मेरे को सिर्फ ये कहना है, आपको जो भी कुछ पकड़ो, एक पैशन पकड़ लो और उसमें हार नहीं माननी और डटे रहना है। लेकिन उससे पहले अपने स्किल को एनालाइज कर लो प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं पा रहे हो, तो वो वाली लाइन प्लीज छोड़ दीजिए, दूसरी लाइन पकड़ लीजिए। बहुत, हर लाइन में, एवरी लाइन में अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो बहुत कुछ है। जो आज का यूथ मैं बोलता हूँ, वो सबसे ज्यादा मनी माइंडेड हो जाता है। तो हर लाइन में देयर आर पीपल हु आर अर्निंग इन टर्म्स ऑफ लैक्स एवरी मंथ, हर लाइन में है। लेकिन उस आदमी ने उस लाइन को एक्सेल किया है। सो बॉटम लाइन इज कि उस लाइन को एक्सेल करिए और मेहनत कीजिए। हैव फेथ एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड इन गॉड, और ईश्वर आपकी मदद करेगा और सब कुछ अच्छा करेगा।
और बाकी हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं मदद करने के लिए, हमारा भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल। साहब इनके टच आपको में बहुत रहिए, इनके जितने भी ये तो पहला एपिसोड है, लेकिन मैंने ऑफ द ट्रैक जानता हूँ कि ये बहुत सारे और बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स को लेकर के आ रहे हैं। जुड़ते रहिए और अपने अपने साथ और अपने साथियों को जोड़िए और उन ताकि वो अपना क्वेश्चन बैकग्राउंड जितना अच्छा ये अपना क्वेश्चन बैकग्राउंड आप इनको दोगे, वो इसी तरह के एक्सपर्ट्स लेकर के आएँगे और आपको उससे अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो आप खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए और जितना ज़्यादा अवेयरनेस आप फैला सकते हो वो फैलाओ, क्योंकि जितना दीपक से दीप जलेगा, दीप से दीप जलाते चलो तो पूरा माहौल जब जगमग हो जाएगा तो सब कोई जगमग जाएगा। तो हम चाहते हैं सब कोई जगमगा जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और आपने अपना ये बहुमूल्य जो सजेशन है हमें दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अपने ऑडियंस को भी बहुत-बहुत नमस्कार, आपने टाइम दिया। फिर से आपसे मिलते हैं, हमारे अगले आने वाले एक्सपर्ट के बारे में हम आपको बताएँगे, कौन एक्सपर्ट हैं, किस फील्ड से हैं, ताकि आप उनको जान सकें और जल्द ही आपको मौका दिया जाएगा ताकि आप अपने क्वेश्चन को भी हमें सेंड कर सकें और उन क्वेश्चन को हम एक्सपर्ट के सामने रख सकें। अभी के लिए आप सभी को नमस्कार।